अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम सरकार इस पर विचार कर सकती है या नहीं, पर मैं एक बार जरूर निवेदन करूंगी कि केंद्र में विपक्ष कुछ खत्म हुआ और कुछ खत्म कर दिया गया, और आज सदन के पास, लोकसभा के पास नेता विपक्ष नहीं है क्योंकि नंबर नहीं था। मैं सरकार को कहूंगी एक बार दोबारा विचार करिएगा। इस सदन में भी जब भाजपा 3 विधायकों के पास आई तो उसके पास नंबर नहीं था कि वो नेता और विपक्ष की सम्मानित पद के ऊपर, जिम्मेदारी पद के ऊपर बैठ पाए। लेकिन उस पद के साथ हम देख रहे हैं किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और उस पद की आड़ में किस तरीके से संवैधानिक जो कमेटियां हैं उन पे प्रश्न उठाया जा रहा है। तो मैं सरकार से कहूंगी दोबारा विचार करें। अगर विजेंद्र गुप्ता से ये पद, ये हाउस वापस ले सकता हो तो वो पद ले लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास वो नंबर नहीं है, ना वो गरिमा है। दूसरा अध्यक्ष जी, आज तक की कमेटियों में क्या होता रहा? ये क्या कमेटी आम आदमी पार्टी सरकार के आने के बाद गठन हुआ? नहीं। सौरभ जी ने जैसे बताया, लोकसभा के अंदर 29 मार्च 1993 में इन कमेटियों के बनाने, इसकी अहमियत के ऊपर, इसके गठन के ऊपर चर्चा होके लोकसभा में पारित करके संविधान में लाकर इन कमेटियों का गठन तब हुआ। ये नहीं कि आम आदमी पार्टी आई तो कमेटियां बन गई और यहाँ पर फैसले होने शुरू हो गए। इन कमेटियों में आज तक प्रश्न क्यों नहीं उठा? आज तक ये आवाज क्या पिछले 1993 से, या मैं कहूँ जब से दिल्ली का विधानसभा बनी, ये कमेटियां बनी, क्या कभी ये प्रश्न उठे कि ये कमेटियां निष्क्रिय हैं, ये कमेटियां अपनी जिम्मेदारी, अपने काम को नहीं निभा रही, इसलिए इन कमेटियों को भंग कर देना चाहिए? अध्यक्ष जी, एक आवाज पिछले सालों में आज तक नहीं उठी। किस कमेटियों के सदस्य करते क्या है? क्या ये देश और विदेशी दौरों में इन कमेटियों के आड़ पर जाके दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसा जो खर्च करते हैं, दिल्ली को क्या हासिल होता है? उस आधार पर कभी क्या इन कमेटियों को भंग करने की आवाज उठी अध्यक्ष जी? कभी नहीं उठी। ये आवाज आज ही नेता विपक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एलजी को लेटर लिखते हैं, इन कमेटियों को असंवैधानिक बताते हैं। वो कितनी असंवैधानिक है ये हमारे सौरभ जी ने संविधान की किताब उठाकर एक एक उसमें एक्ट में बताया है कि ये क्या है। फिर समस्या क्या है? क्यों आज 2.5 साल के बाद नेता विपक्ष को उठ के खड़े होकर अपने पद का, मैं कहूंगी उपयोग नहीं दुरुपयोग करते हुए एलजी के पास जाकर इन कमेटियों को भंग करने को कहना पड़ा? अध्यक्ष जी, कारण बहुत ही साफ सा है, जिसे समझने में आपको समय नहीं लगेगा। इस सदन ने भाजपा के 2 बड़े नेताओं पर, पहला जो केंद्र में वित्त मंत्री भी हैं और आधे अधूरे डिफेंस मंत्री भी हैं, डीडीसीए के अंदर इतने भ्रष्टाचार हुए, कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। इन्हीं कमेटियों ने उसकी जब सुनवाई करनी शुरू की तो इन्हें मिर्ची लगनी अध्यक्ष जी शुरू हुई, जो वाजिब भी थी। दूसरा, इसी सदन के भाजपा के 3 विधायक जब थे तो उसमें से एक विधायक ने इसी संसद सदन में खड़े होकर महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जो रिकॉर्ड में भी आई। उन्हीं का मामला इन्हीं कमेटियों को सौंपा गया। आज वर्णिका का, चंडीगढ़ का मामला हम उठा रहे हैं। भाजपा की एक सोच है, जो नेता ने यहाँ आंखें खड़ा किया। आज जो वर्णिका को कहते कि वो लड़की ही गलत थी जो 12 बजे घर से बाहर कर क्या रही थी, यहाँ पर भाजपा के विधायक ने ही खड़े होकर इस सदन में महिलाओं को जो रात को बाहर काम करने जाती हैं उन्हें बदारू तक शब्द कहा था, ऑन रिकॉर्ड आया, और इसी कमेटी ने फैसला किया और उन्हें इस सदन से बर्खास्त किया। और आज हाई कोर्ट के धक्के खाने के बाद भी हाई कोर्ट ने वही कहा जो संविधान की इस किताब में लिखा है कि सदन के फैसले को हाई कोर्ट बदल नहीं सकता, और आज तक वो इस हाउस से बाहर है। ये ताकत है इस हाउस की, इन कमेटियों की अध्यक्ष। ये मिर्ची लगना वाजिब है इन लोगों को, हमें समझना होगा, क्योंकि इन्हें आगे भी पूरा खतरा है। इन्हें पूरा खतरा है कि आगे भी इस तरह के फैसले अगर होते रहे तो ये जो 3 दिख रहे हैं वो भी इस सदन में खड़े हुए दिखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लेटर पत्र लिख लिख के एक बार नहीं बहुत बार असंवैधानिक जो है वो कार्य किए हैं। अध्यक्ष जी, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि नेता विपक्ष बैकडोर से चाहते हैं कि इनके नेताओं के ऊपर इन कमेटियों में जो सुनवाई चल रही है उस पर ये कमेटियां बैकडोर से समझौते कर ले। आज समझौता कर ले ये कमेटियां, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ नेता विपक्ष की जो मांग है इन कमेटियों को भंग कर दिया जाए, वो उस मांग से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इनके नेताओं के खिलाफ जो डीडीसीए के या फिर कमेटियों में जांच चल रही है, अगर उसे हम बंद कर दें। लेकिन ये वो सरकार और ये वो कमेटियां है जो बैकडोर से कोई समझौता नहीं करेंगी और बिल्कुल इन कमेटियों के लिए इनकी जो ताकत है इसको कम करने की बजाय जो है वो बढ़ाने के लिए बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आज के फ्रंट पेज है हिंदुस्तान टाइम्स का, सेंटर डंप्स रिपोर्ट गिविंग दिल्ली गवर्नमेंट से इन वक्फ प्रॉपर्टीज। सेंटर ने उस कमेटी की सिफारिश जिसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति दिल्ली की सरकार करेगी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों के फैसले जो है सरकार करेगी। आज इस फैसले को सेंटर ने जो है वो बिल्कुल कूड़े के उस
डाल दिया है कि नहीं, इस पे दोबारा कमेटी बैठेगी, दोबारा ये कमेटी फैसला करेगी कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उसकी जमीनें जो है उसका फैसला दिल्ली की सरकार करेगी या कोई और करेगा। और ये फैसला जो है किसी और के कहने पे नहीं, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के दबाव में किया जा रहा है कि किसी तरह भी ये पूरी ताकत, ये पूरी जमीनें दिल्ली सरकार से हथिया ली जाए और इन्हें जो है कमर्शियली डीडीआई को देकर जो है जैसे प्रॉपर्टी के दामों पर बेचा जाता है उसे बेचकर व्यापार करने की सोच की जाए। और जिन्होंने ये सुझाव दिया है वो कौन है, उनका नाम है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिनका नाम है मिस्टर संजय जैन। अभी सही बात, महान आदमी है, इनकी महानता के बारे में हमने नहीं, भाजपा के बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बार कहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्वीट में यह जानकारी मिली कि जब यूपीए की सरकार थी, इन्होंने कितना एड़ी चोटी का जोर लगाया मिस्टर संजय सिंह ने कि वो जज बन जाए, और जज बनने के लिए जितने असंवैधानिक काम कर सकते थे वो उन्होंने किए, और यही डॉक्टर सुब्रमण्यम थे जिन्होंने उस समय इनका विरोध किया और ये जज नहीं बन पाए। और अध्यक्ष जी इतना ही नहीं, ये वही संजय जैन है जो सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो एलजी को भी राय दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल ओपिनियन देते हैं। और उनका पॉलिटिकल ओपिनियन जब एलजी साहब ने लिया तो उन्होंने एकदम में कह दिया हाँ ये कमेटियां भंग हो जानी चाहिए, इन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये वही है जो केंद्र को भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर और उनके अधिकारों पर अपनी राय दे रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये मैं नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के राज्यसभा के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, इनका कहना है। इतना ही नहीं, अभी एक और खुलासा इन्होंने ही किया है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने से पहले इन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट करने से पहले जिस प्राइवेट मीडिया चैनल का केस ये कोर्ट में लड़ रहे थे, उसी का केस सॉलिसिटर जनरल बनने के बाद सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो शख्स जब खाली वकील था, जिस प्राइवेट चैनल का केस लड़ता है, और जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकारी पद पे आता है तब वो सरकार की तरफ से उनका जो है वो केस लड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है और किस तरह से इनकी नियुक्तियां जो है वो की जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं यही आपसे निवेदन करूंगी, और एलजी साहब तक बिल्कुल मुझे जानकारी हुई कि इस हाउस की प्रोसीडिंग को वो देखते हैं, सुनते हैं अपने घर में, मैं एलजी साहब को भी कहूंगी कि ऐसी पॉलिटिकल ओपिनियंस लेने से पहले, उस पर विचार करने से पहले आपको संविधान की किताब की तरफ देखना होगा कि संविधान में क्या लिखा है। आप सिर्फ इस कमेटियों को भंग नहीं करेंगे, आप संविधान की किताब में जो लिखा हुआ है उसके साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप कुछ चंद भ्रष्ट नेताओं को इस कमेटियों से जो है के सजा से बचाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, सौरभ जी ने अभी जिक्र किया कि हाल ही में जो नालों की सफाई के लिए 92 इयर्स के एक कर्नल रिटायर पिछले 10-15 सालों से अदालतों में नालों की सफाई डिशिल्टिंग के केस को लड़ रहे थे, लेकिन कभी न्याय नहीं मिला। उन्हें न्याय कब मिला? जब उन्होंने अपनी याचिका पेटिशन कमेटी के सामने दी, उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने यकीन दिलाया कि इस पे कार्रवाई होगी और सारी चीजें आई। दूसरा, अभी यही कमेटी ने जब पता लगा अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही, अध्यक्ष जी, यही कमेटी रात को 10 बजे से 2 बजे तक रात को एक अस्पताल में जाकर ये सुनिश्चित करती हुई दिखी कि मरीजों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वरना अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अध्यक्ष जी, ये कमेटियों की अहमियत बहुत है। मैं ये कहूंगी जो भी इस पे प्रहार करे उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सदन इस बात को गंभीरता से लेगा, और मैं आपसे कहती हूँ नेता विपक्ष के पद को लेकर ये सरकार विचार करे, और नेता विपक्ष ने जो पत्र लिखकर प्रेस में इस कमेटियों को और कभी राज्यसभा को भंग करने की बात की, इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो होनी चाहिए, ताकि आगे 2.5 सालों में हमारे पास एक सबक रहे।